हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रतियोगी परीक्षाओं सीटेट तथा सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जा रहे प्रश्नों के आधार पर तैयार की गई है। आजकल सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित तथ्यों का संकलन आसान भाषा में किया गया है, जिससे परीक्षार्थियों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी करने में कठिनाई न हो। हमें पूर्ण विश्वास एवं आशा भी है कि हमारा प्रयास आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगा। इस वीडियो में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए आप लोगों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब आइकॉन बटन, आइकॉन बेल तथा लाइक ज़रूर कीजिए। पहला प्रश्न, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए, स्वयं पाठ को तैयार करने में, बी, स्वतंत्र अध्ययन में, सी, रोजगार के संदर्भ में, डी, अभ्यास पुस्तिकाओं में। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, स्वतंत्र अध्ययन में। यानी असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा बी, स्वतंत्र अध्ययन में। दूसरा प्रश्न, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ए, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। बी, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। सी, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यानी आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ए, भावना और मनोभाव, जज्बात। बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। सी, बालक का दृष्टिकोण। डी, लक्ष्य और प्रयोजन। ये प्रश्न आपका पी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। यानी वे कौन कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। प्रश्न संख्या 4, कमजोर वर्ग वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है। ए, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। बी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित डिप्रेव्ड वर्ग में आते हैं। सी, ऐसे अभिभावकों के बालक से
जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ये प्रश्न आपका RTT परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। यानी कमज़ोर वर्ग वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। 5वां प्रश्न, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ए को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। बी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। डी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी सी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 6ठा प्रश्न, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को ए निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। ये प्रश्न आपका UP TET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। यानी कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है। ए बुद्धि लब्धि IQ का 25 से 70 के मध्य होना। बी धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना। सी वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। डी अंतर्वैयक्तिक संबंधों इंटरपर्सनल रिलेशन का कम होना।
ये प्रश्न आपका RTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों इंटरपर्सनल रिलेशन का कमज़ोर होना। यानी निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है? तो वो आपका उत्तर है आपका डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों इंटरपर्सनल रिलेशन का कमज़ोर होना। 8वां प्रश्न, निःशक्त बालकों की शिक्षा के प्रावधान किया जा सकता है? ए, समावेशित शिक्षा के द्वारा, बी, मुख्य धारा में डालकर, है ना, मेन स्ट्रीमिंग, और सी, समाकलन द्वारा, इंटीग्रेशन, डी, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका RTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, समावेशित शिक्षा द्वारा। यानी निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है ए, समावेशित शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 9, रिक्त स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ए, सृजनात्मक विचार, बी, दूसरों के साथ झगड़ा, सी, अभिव्यक्ति में नवीनता, और डी, जिज्ञासा यानी क्यूरोसिटी। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, दूसरों के साथ झगड़ना। यानी दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रश्न संख्या 10, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ए, मानसिक विकार, बी, गणितीय विकार, सी, पठन विकार डिसऑर्डर, और डी, व्यवहार संबंधी विकार। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में, UPTET परीक्षा में और उत्तर टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पठन विकार डिसऑर्डर। यानी डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? सी, पठन विकार डिसऑर्डर। अगला प्रश्न नंबर 11 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ, बी, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, और सी, विशेष विद्यालयों में, और डी, विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में, UPTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ। यानी विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये अन्य सामान्य बालकों के साथ। अगला प्रश्न नंबर 12 यानी कि 12, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप ए, उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, बी, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित मोटिवेशन करेंगे, या डी, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। ये प्रश्न आपका
यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित मोटिवेशन करेंगे। यानी आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुमोदित मोटिवेशन करेंगे। प्रश्न संख्या 13 समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। ए प्रतिभाशाली बालकों की, बी सामान्य बालकों की, सी सृजनशील बालकों की, डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका RTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सृजनशील बालकों की, यानी समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता ये विशेषता है सी सृजनशील बालकों की। अगला प्रश्न नंबर 14 यानी कि 14 विशेष शिक्षा संबंधित है। ए मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, बी कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, सी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से और डी पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। ये प्रश्न आपका RTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, यानी कि विशेष शिक्षा संबंधित है बी कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। 15वां प्रश्न RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। ए 30 घंटा, बी 45 घंटे, सी 42 घंटे, डी 50 घंटे। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 45 घंटे। यानी RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। उत्तर है इसका बी 45 घंटे। 16वां प्रश्न संख्या 16 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। ए निःशक्त बच्चे, बी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, सी 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, डी बच्चों की नियमित उपस्थिति। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 14 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है
सी 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। प्रश्न संख्या 17 यानी कि 17, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? ए मलेरिया, बी डिस्लेक्सिया, सी फाइलेरिया और डी टाइफाइड। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डिस्लेक्सिया। यानी प्रश्न संख्या 17, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो उस रोग का नाम है बी डिस्लेक्सिया। प्रश्न संख्या 18, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी समेकित शिक्षा, डी कोई नहीं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए समावेशी शिक्षा। यानी वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है ए समावेशी शिक्षा। प्रश्न संख्या 19, पिछड़े वर्ग ऐसे बच्चे हैं, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं ए जिनके सीखने की गति धीमी हो, बी जिनकी बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, सी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हों, डी उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। यानी पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। यानी इसका उत्तर डी उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न नंबर 20, एलेक्सिया है ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता और डी सुनने की अक्षमता। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पढ़ने की अक्षमता। यानी एलेक्सिया है ए पढ़ने की अक्षमता। प्रश्न संख्या 21, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ए मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, बी प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, सी दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले और डी प्रतिभाशाली बालक। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी प्रतिभाशाली बालक। यानी साइजोइड वर्ग में किस वर्ग के बालक आते हैं? तो डी प्रतिभाशाली बालक। प्रश्न संख्या 22, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है?
ए पिछड़ा बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी मंदबुद्धि बालक और डी ये सभी। ये प्रश्न आपका बीटेक परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ये सभी। यानी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन से बालक आते हैं? ए पिछड़ा बालक भी आता है, बी प्रतिभाशाली बालक भी आता है, सी मंदबुद्धि बालक भी आता है, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी ये सभी। प्रश्न संख्या 23। अपराधी बालक डेलिक्वेंट चाइल्ड कौन होते हैं? ए जो असामाजिक कार्य करते हैं, बी जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, सी जो कक्षा में अव्वल आते हैं, डी जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जो असामाजिक कार्य करते हैं। यानी अपराधी बालक डेलिक्वेंट चाइल्ड कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 24। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। ए डिसकैल्कुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिसग्राफिया, डी डिसथीमिया। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी डिसग्राफिया। यानी शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। सी डिसग्राफिया। प्रश्न संख्या 25। प्रतिभाशाली विद्यार्थी ए स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, बी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, डी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। 26वां प्रश्न। एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह सा SAW सा और WAS वाज एवं न्यूक्लियर NUCLEAR और अनक्लियर UNCLEAR अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ए शब्द जबलिंग विकार, बी डिस्लेक्सिया, सी डिस्मार्फिया और डी डिस्लेक्सिया। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी डिस्लेक्सिया। एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह SAW सा और WAS वाज एवं NUCLEAR न्यूक्लियर और UNCLEAR अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। डी डिस्लेक्सिया रोग से ग्रसित है। प्रश्न संख्या 27। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ए
पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। यानी एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 28, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ए, अधिगम निर्योग नहीं कर सकते। बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतया विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। सी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। डी, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतया विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। यानी प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतया विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। प्रश्न संख्या 29, रिक्त स्थान के कारण प्रतिभाशालीता होती है। ए, मनोसामाजिक कारकों द्वारा। बी, आनुवांशिक रचना के द्वारा। सी, वातावरणीय अभिप्रेरणा के द्वारा। डी, बी और सी का संयोजन। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बी और सी का संयोजन। यानी आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है। प्रश्न संख्या 30, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? ए, शिक्षार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। सी, निरंतर गृह कार्य देते रहना। डी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में अभी नहीं आया है और ये आ सकता है, इसलिए सभी लोग इस पर ध्यान दें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, शिक्षार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। यानी बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से
कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला प्रश्न संख्या 31। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता रिक्त स्थान कहलाती है। ए डिस्फेजिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डिस्प्रेक्सिया, यानी गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। 32वां प्रश्न अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी। ए समुचित निवेश एप्रोप्रिएट इनपुट के साथ सुधार योग्य नहीं होती। बी एक स्थिर अवस्था है। सी एक चर अवस्था है। डी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एक चर अवस्था, यानी अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी एक चर अवस्था है। प्रश्न संख्या 33। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? ए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। बी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना। सी सरकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। डी अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। ये प्रश्न आपका RTT परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो वह है आपकी सी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। प्रश्न संख्या 34 अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है। ए भागने की प्रवृत्ति होना। बी अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। सी अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार और डी अभिप्रेरणा का अभाव। ये प्रश्न आपका RTT परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार, यानी अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार। प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ए पूर्ण अभिव्यक्ति संगीतकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। बी मानसिक विकारों का नहीं होना। सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका RTT परीक्षा में सन
2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। यानी निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। प्रश्न संख्या 36 गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका RTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सृजनात्मकता। यानी गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? सृजनात्मकता की। प्रश्न संख्या 37 शारीरिक निर्योग्यता फिजिकल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ए तदात्मीकरण, बी विवेकीकरण, सी अतिकल्पना, डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका RTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अतिकल्पना। शारीरिक निर्योग्यता फिजिकल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो वो है इसका उत्तर अतिकल्पना। अगला प्रश्न संख्या 38 सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ए ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारवेश, बी व्याख्यान विधि, सी दृश्य श्रव्य विधि और डी ये सभी। ये प्रश्न आपका RTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारवेश। यानी सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ए ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारवेश। अगला प्रश्न संख्या 39 इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ए उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, बी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, डी इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। यानी इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? बी उसकी जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। प्रश्न संख्या 40 सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। ए विषय वस्तु आधारित प्रश्न,
कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, बी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन, सी एक अत्यंत अनुशासित कक्षा ए हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम, डी प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है बी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 41, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ए तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, बी विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, सी उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, डी गैर शैक्षणिक गतिविधियों को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में आनंद लेने के लिए सिखाना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, यानी एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो बी विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। प्रश्न संख्या 42, 42, सृजनात्मक शिक्षार्थी क्रिएटिव लर्नर वह है जो बहुत बुद्धिमान हो, बी परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, सी पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, डी ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य फैंटास्टिक है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सृजनात्मक विद्यार्थी शिक्षार्थी क्रिएटिव लर्नर वह है जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन है ए गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, बी सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित इंटररिलेटेड है, डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सही है
क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित इंटरलेटेड है। यानी बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित इंटररिलेटेड है। प्रश्न संख्या 44 निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है रिक्त स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए विशेष विद्यालयों, बी मुक्त विद्यालयों, सी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, डी नियमित विद्यालयों। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी नियमित विद्यालयों यानी निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है रिक्त स्थान में निःशक्त बच्चों को शारीरिक अवसर उपलब्ध कराना। इसका उत्तर है डी नियमित विद्यालयों। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? ए मौलिकता, बी अनुशासन, सी धारा प्रवाहिता, डी लचीलापन। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अनुशासन यानी निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, वो क्या नहीं है वो है आंसर बी अनुशासन। प्रश्न संख्या 46 जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। ए जैविक मंदता, बी पारिवारिक मंदता, सी आकस्मिक मंदता, डी चिकित्सा मंदता। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जैविक मंदता। जन्म यानी जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ए मानसिक मंदता, सी डिस्लेक्सिया और सी अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर और डी ऑटिज्म। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डिस्लेक्सिया यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? वो है आपका बी डिस्लेक्सिया। प्रश्न संख्या 48 श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ए ब्रेल लिपि, बी सांकेतिक भाषा कोडिंग लैंग्वेज, सी यंत्र इंस्ट्रूमेंट, डी ये सभी। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सांकेतिक भाषा कोडिंग लैंग्वेज यानी श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, उसका नाम है सांकेतिक भाषा कोडिंग लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 49 प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है?
ए विचारों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी इन आइडियाज़। बी दूसरों के साथ लड़ना फाइटिंग विद अदर्स। सी अभिव्यक्ति में अनूठापन नोबिलिटी इन एक्सप्रेशंस। डी कौतूहल क्यूरोसिटी। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी दूसरों के साथ लड़ना फाइटिंग विद अदर्स, यानी प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित से क्या नहीं है। उसका आंसर है बी दूसरों के साथ लड़ना फाइटिंग विद अदर्स। अब प्रश्न संख्या 50 समन्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है। ए समुदाय के समर्थन पर द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी। बी पाठ्य पुस्तकों टेक्स्ट बुक की उत्कृष्टता एक्सलेंसी पर। और सी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। और डी शिक्षक में अभिव्यक्तिगत एटीट्यूशनल परिवर्तन पर। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पाठ्य पुस्तकों टेक्स्ट बुक की उत्कृष्टता एक्सलेंसी पर, यानी समन्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों टेक्स्ट बुक की उत्कृष्टता एक्सलेंसी पर। प्रश्न संख्या 51 सृजनात्मकता मुख्य रूप से रिक्त स्थान से संबंधित है। ए मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन और डी अपसारी चिंतन। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अपसारी चिंतन, यानी सृजनात्मकता मुख्य रूप से रिक्त स्थान से संबंधित है, वो है आपका डी अपसारी चिंतन। प्रश्न संख्या 52 जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों ग्रुप एक्टिविटीज़ में शामिल करती है तो वह ए कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सी सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, डी दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, यानी जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों ग्रुप एक्टिविटीज़ में शामिल करती है तो वह बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। प्रश्न संख्या 53 एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि ए वे शिक्षक को आराम देते हैं, बी वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, सी वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, डी इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को
सर्वाधिक संवर्धित करते हैं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। यानी एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि डी इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगला प्रश्न संख्या 54। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, सी प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, डी खेलकूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। यानी श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? तो वह है उत्तर ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। प्रश्न संख्या 55। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से रिक्त स्थान की समस्या से संबंधित है। ए सुनने से, बी पढ़ने से, सी बोलने से और डी बोलने व सुनने। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पढ़ने। यानी डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से रिक्त स्थान की समस्या संबंधित है, बी पढ़ने। अब प्रश्न संख्या 56 प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ए बार बार उनकी परीक्षा होगी, बी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, सी उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, डी वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ने। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब सी उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 57 शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ए विशेष लोगों को दी जाती है, बी विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, सी बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, डी स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है। ये प्रश्न आपका पीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। तो शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। प्रश्न संख्या
58 निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता? ए. दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, बी. उदासी, सी. ठोकर लगने का भय और डी. दूरी मापने में असमर्थता। ये प्रश्न आपका पीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। प्रश्न संख्या 59 वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है। उनको ए. कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, बी. सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, सी. उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, डी. मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। ये प्रश्न आपका पीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, यानी वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है, उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रश्न संख्या 60 प्रतिभाशाली बालक ए. तीव्र और आसानी से सीखते हैं, बी. जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं, सी. वस्तु चिंतन करते हैं और डी. कम समय में ही अधिक्रमण का अनुसरण करते हैं। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. तीव्र और आसानी से सीखते हैं, यानी प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ये आपके 60 प्रश्नों की श्रृंखला है। यहाँ पर इसको हम यहीं पर विराम देते हैं और इसी क्रम में पार्ट 2 आपको नेक्स्ट टर्म पर आपको मिलेगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।